नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। आज हमारे साथ बिहार राज्य से जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश सचिव संजय कुमार सिंह जी जुड़े हैं। बिहार की राजनीति पर बहुत विस्तार से इनसे बात होगी। समझेंगे कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है, संजय जी बिहार में क्या करना चाहते हैं, इनकी एक मुहिम है उद्योग क्रांति, उसके विषय पे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय बिहार। सुदीप के चैनल पे बात करने के लिए मुझे अवसर मिला है। जी सुदीप जी। संजय जी, आप लगातार उद्योग क्रांति की बात कर रहे हैं, बिहार की बेहतरी की बात कर रहे हैं। एक वर्ष से ज्यादा हो गया आपको बिहार में काम करते हुए। कितने कॉन्फिडेंट हैं बिहार में बदलाव को लेकर, विकास को लेकर? मैं अपने तरफ से तो 100% कॉन्फिडेंट हूँ। बिहार का बेहतरी होगी, बिहार में विकास होगी, बिहार में बदलाव आएगी। इसको अब कोई नहीं रोक सकेगा। इतिहास गवाह है, अखंड भारत भी बना था तो बिहारियों के वजह से बना था। सम्राट अशोक से लेके, चाणक्य से लेके, गौतम बुद्ध से लेके, महावीर जैन से लेके भारत का या अखंड भारत का आविष्कार हुआ या कुछ भी हुआ, अब उतना दूर नहीं, थोड़ा नजदीक में आ जाते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति भी हमारे बिहार के ही थे। उसके बाद जब हिटलर शासन तरह का इंदिरा गांधी जी का व्यवहार होने लग गया तो उस टाइम में भी क्रांति हमारे बिहार से ही हुई, आंदोलन हमारे बिहार से ही चालू हुआ। जयप्रकाश नारायण जी उसको लीड किए और उनके बदौलत आज हम लोग एक बेहतर देश देख रहे हैं। उसी तरह थोड़ा सा मान लेता हूँ 90 के दशक से थोड़ा सा भटक गया है राजनीति के वजह से, राजनीति में रहने वाले लोगों के वजह से, क्योंकि 90 का दशक एक ऐसा दशक था, वो एक ब्लैक एरा हो गया है बिहार के। क्योंकि उस दशक में ऐसा भ्रम फैला दिया गया था और ऐसा माहौल बना दिया गया था कि उस जमाना में जो भी राजनीति में आना चाहता था या राजनीति करना चाहता था उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता था, गोली चलानी पड़ती थी और कोई क्रिमिनल केस रहेगा तभी वो नेता बनता था, या उससे 10 लोग डर रहे हैं, उसके पीछे 10 लोग खड़े हो रहे हैं डर से, तभी वो राजनेता कहलाता था। ऐसा दिन बिहारियों ने देखा। आज थोड़ा सा लगातार वो सब चीजों से कुछ आनी जानी नहीं है, ये बिहार वासी समझ चुका है। और बिहार में उस बदलाव से अभी दूसरे बदलाव में आने का ट्रांजिशन टाइम समझ के मैं चल रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से आपको कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि बिहार बदलेगा, बिहार में विकास होगा, और जब विकास होना चालू होगा तो वो 100% होगा और एक बेहतर बिहार बन के रहेगा। जी। हालांकि आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार अगर पिछड़ेपन से उबर नहीं पा रहा है तो कमी कहाँ रह जा रही है, ये बताइए। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो एरा जो था, वो डेकेड जो था 90 से लेके 2000, 2000 से लेके 2005 या 2010 तक भी बोलिए, या परसेंटेज वाइज कम होते गया, मगर आज भी कुछ जगह पे वो सब चीजें हैं। क्योंकि बिहार एक ऐसा जगह है, यहाँ पे राजनीति करने वाले को या राजनेता को या कोई नेता को एक रोल मॉडल जैसे लिया जाता है। हर व्यक्ति उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनको देखा देखी किया जाता है। तो नेता लोग में जो भ्रष्टाचारी हो गई, मतलब एक टाइम बाय टाइम, उस टाइम में खून खराबा ये सब था, और एक पैशन और फैशन हो गई थी वो डेकेड के लोगों का, जनता का, कि राइफल टांग के चलेंगे तभी हम हीरो कहलाएंगे। तो वो दशक निकला, फिर दूसरे दशक में आते आते फिर अभी एक थोड़ा सा एक और गंदगी फैल गई है, हर चीज में भ्रष्टाचारी, हर चीज में दलाली। और तो और आज का डेट में बिहार में आप जैसे कह रहे हैं, मैं 1 साल से हूँ, मेरा 1 साल का ऐसा अनुभव है कि मैं ये देख रहा हूँ जगह दलाली। और कोई नेता चुनाव जाता है या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसका मानसिकता इस तरह हो रहा है कि हम कितना कमाने जा रहे हैं। अभी हाल ही में मुखिया चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव होने वाले हैं बिहार में, कुछ कोरोना के वजह से रुका हुआ है। सितंबर में खत्म किया जाएगा।
सर आपकी आवाज पैंडेमिक थोड़ा सा कम होगा। तो बात ऐसी है कि अभी जो मुखिया का चुनाव है, इसमें जो लोग मुखिया का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या पंचायत चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, यहाँ का मानसिकता ऐसे है कि 90% जो उम्मीदवार ये चीज का लड़ने का सोच रहा है, उसका दिमाग में या उसका कैलकुलेशन इस तरह रह रहा है कि अगर हम मुखिया बनेंगे तो हम इतना कमा लेंगे, अगर हम सरपंच बनेंगे तो हम इतना कमा लेंगे। ये नहीं आ रहा है कि हमको सेवा करना है। राजनीति एक सेवा करने के लिए राजनीति किया जाता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे बदलाव हो रही है, जनता समझ रही है। तो उस तरह का मानसिकता रखने वाले को इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में, बहुत लोगों को हार मिलेगी। पिछले बार भी हम लोग देखे थे, पिछले बार का बहुत सारे मीम्स बनते हैं या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बहुत लोग डालते रहते हैं कि हमारा गांव का मुखिया पहले बाइक पे चलता था, आज उसका द्वार पे 2-2 स्कॉर्पियो लगे हैं। कोई कोई यहाँ लिखा जाता है कि फॉर्चुनर लेके घूम रहा है। वही बिहार में एक रितु जायसवाल जी हैं, उनको देखिए, पूरा देश उनका हा करती है, उनको प्रसन्नता, मतलब व्हाट वी से प्रेज करती है। उनको राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिलता है। तो बिहार में बदलाव है, अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। और बदलाव अब शुरू हुआ है। पार्टी लाइन से बाहर भी अगर कोई अच्छा काम करता है तो संजय सिंह उसको बताने में इतराएगा नहीं, मैं बात करूंगा। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरा मेंटालिटी है जी। मैं जी तो कहता हूं कि पंचायत चुनाव आ रही है, रितु जायसवाल जी को रोल मॉडल समझिए। आपका गांव का मुखिया क्या किया उसको आप रोल मॉडल मत बनाइए, तब जाके बिहार का विकास होगा जी। जी आपके नेता पप्पू यादव जी काफी टाइम से जेल में है, न्यायालय से उनको राहत मिल नहीं रही है और पहले की तरफ मीडिया में भी उस तरह की बातें नहीं हो रही है उनको रिहाई को लेकर, चर्चा ही पूरी गायब हो गई है। तो क्या, और पार्टी स्तर पे भी आपके कोई बड़ी मुहिम नहीं चलाया जा रहा है, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि पार्टी का मनोबल टूट गया है? देखिए, ये गलतफहमी है और ये अफवाह है। बात ऐसी है कि प्रशासन और शासन, सरकार अपने हाथ में रख के इष्टानुसार या उनके मतलब के हिसाब से काम करवा रही है। ये चीज बड़ा एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, या जो भी शिक्षित लोग हैं इसको इजीली कैच कर सकते हैं। उनको जिस दिन से लेके गया उसके बाद से लॉकडाउन में जो गतिविधियां थी उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया, उसके बाद टाइम टू टाइम बढ़ा दिया गया और इस तरह से काम होते गए। पार्टी अनुशासन के साथ चलना चाहती है, हम लोग डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। पैंडेमिक ऐसी है, महामारी ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा भी चूक होगा तो एक पार्टी और एक हमारे सुप्रीमो को बचाने के लिए पूरा राज्य को रिस्क में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग रोड पे उतरना, धरना करना, ये सब अपने आप को हम लोग रोक रहे हैं। इसको सरकार ये ना समझे कि ये लोग चुप बैठे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। सिर्फ हम लोग डिसिप्लिन में हैं और हमारे सुप्रीमो हमको हमेशा आदेश दे रहे हैं। जब उनसे टाइम लेके मुलाकात कोई भी कर रहा है पार्टी का वर्कर, तो हमको यही सूचना मिल रही है कि डिसिप्लिन में रहिए, कोई झगड़ा वगैरह करना नहीं है कहीं पे भी, डिसिप्लिन में रह के हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं जी। सुदेव जी, आपके बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, पीएम मोदी विकास पुरुष, लेकिन बिहार में विकास और सुशासन दोनों गायब है। इसके बावजूद जनता ने नीतीश कुमार को चौथे टेन्योर में दोबारा मौका दिया है। आप भी चुनाव लड़े, उद्योग और रोजगार की बात की, लेकिन जनता ने आपको नकार दिया। जनता को उद्योग और रोजगार नहीं चाहिए क्या? देखिए, बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि मानसिकता जो है या माइंड में इस तरह से प्रेजेंट कर दिया गया है कि या तो नीतीश को चुनो या तो तेजस्वी को चुनो। तीसरा ऑप्शन पे बिहार के लोग सोचे नहीं थे, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं, मैं अपना उदाहरण ही बताता हूँ। 2014 का जब चुनाव हुआ तब मैं भी वोट नरेंद्र मोदी जी को देख के दिया, क्योंकि उन्होंने मेरा बिहार में घुस के ये कहा कि यहाँ पे जितने बंद पड़े मिल है सब मिल मैं खुलवाऊंगा। आज 2021 में हम लोग आ गए, करीब 7 साल हो गए, आज तक कोई मिल खुली भी नहीं। और जो मिल चल रही थी सीतामढ़ी की रीगा शुगर मिल, वो मिल बंद भी हो गई। उसके बाद 2019 में भी
मैं फ्रैंकली ओपनली बता रहा हूँ सबके सामने आपके चैनल के माध्यम से, 2019 में भी कुछ उम्मीद थी कि अब तो कुछ करेंगे बिहार के लिए, क्योंकि 2014 के बाद थोड़ा सा उनको डिस्टरबेंस मिली थी, या कुछ कहिए कि आपका जनता दल यूनाइटेड है और आरजेडी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी, तो थोड़ा सा टाइम नीतीश जी का व्यवहार या नीतीश जी का दिमाग दूसरे तरफ चला गया था, उसके बाद वो संभल के फिर पार्टी में आए। तो ये सब कैलकुलेशंस हम लोग जब करते हैं तब समझते हैं कि ठीक है अब तो करेंगे। बिहार के बाहर कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं 300 दिन का प्रोजेक्ट है, 300 दिन में ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। अभी मैं इंतजार करते रह गया 2021 तक, 2020 तक सॉरी, कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे नरेंद्र मोदी जी और बिहार में विकास करेंगे या इंडस्ट्री लगवाएंगे, मगर कभी भी वो चीज बिहार तक नहीं किए। उनको कुछ भी है सिर्फ गुजरात में करना है। आज मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपको बताता हूँ, एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। 7 साल पीछे चलते हैं अपने, 2014 में गुजरात क्या थी, बिहार क्या था, दोनों को दो पैरेलल वेस में अपने रखते हैं। आज गुजरात का पोजीशन इस तरह से हर चीज में ऊपर चले गई है, और बिहार जहां था वहां से भी नीचे चले जाती है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं गुजरात के लिए कि पूरा देश के लिए? वहां पे भी उनका सरकार है, यहाँ पे भी इनका सरकार है। वहां पे हर चीज, एक एक छोटे छोटे शहर, वलसाड जैसे शहर, सुरेंद्र नगर जैसे शहर में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वो वहां का अपीयरेंस 7 साल पहले में और अभी में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ, देश को सीजा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हैदराबाद के निजाम से बात किए, जूनागढ़ में जाके बात किए और देश को एक किया, और एकता में लाने में उनका बड़ा हाथ था। उनके लिए उतना बड़ा मूर्ति बना बहुत गर्व का बात है। देश से बाहर हम लोग कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो ये मैन योर कंट्री इज हैविंग द बिगेस्ट टॉलेस्ट स्टैच्यू, कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या ग्रेट, बहुत अच्छा लगता है। बट मैं ये एक बिहारी होने की वजह से, एक बिहारी होने के नाते से मैं पूछता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी जी हमारे जयप्रकाश नारायण जी का 50 फीट का 10 फीट का मूर्ति कहीं लगा के आप उसका आविष्कार ये उसको नहीं लगा सकते? अब दूसरी, अहमदाबाद में इंटरनेशनल स्टेडियम, अच्छा खासा स्टेडियम था, फिर भी वहां पे मेलबोर्न से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की बात आई इंडिया में, तो वो भी लेके जाके गुजरात में बनाया गया। क्या मेरा पटना में नहीं बन सकती थी? आज तक एक इंटरनेशनल मैच नहीं होती है 80s के बाद। कभी 80s में मैं छोटा था तब सुना था, एक गोपाल शर्मा हमारे स्पिनर हुआ करते थे, वो खेल रहे थे। खैर, ऐसे कंपैरिजंस में जब गया तब मोदी जी के ऊपर से विश्वास हट गया कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, बिहार के लिए कुछ करना है तो अपने बल पे ही, अपने को ही उतरना पड़ेगा, डायरेक्टली राजनीति में जाना पड़ेगा। जी, अब बात आ गई नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी में बैठने से मतलब है, ही वांट्स द चेयर, दैट्स ऑल। उनको और कुछ नहीं चाहिए। राज्य में क्या हो रहा है, क्राइम रेट क्या हो रहा है, राज्य में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ चीज से कोई मतलब नहीं है। मेरा कुर्सी सेफ है कि नहीं, मेरा फेविकॉल ना टूटे, इसके लिए क्या करना है, किससे गठबंधन करना है, ये ख्याल छोड़ के उनके दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आता है। जी सुदीप जी। मैं ये पूछ रहा था, एक सवाल मेरा और है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप बता रहे हैं कि बिहार से उद्योग हटाए गए, कई सारी चीजें गुजरात लेके चली गई, आपने दो राज्यों का कंपैरिजन किया। मुझे ये बताइए, क्या कोई सियासी रणनीति तय की गई है कि यूपी, बिहार, बंगाल को पिछड़ा बना के रखना है, यहाँ उद्योग नहीं रखना है, इन राज्यों को केवल मजदूर सप्लाई करने का एक राज्य बना के रखना है, चूंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक है? फिर वही बात, मैं ये नहीं कहा कि यहाँ से उठा के लेके गए, यहाँ संभावनाएं को दबा दिया गया, वहां पे संभावना नहीं भी होने से उसको संभावनाएं बढ़ाई गई। ये नहीं है यहाँ से उठा के लेके गए। यस, मैन पावर यहाँ का ही यूटिलाइज होता है। मजदूर आप मत बोलिए, मैं बिहारी होने के नाते मेरे को ये सब सुनने में बहुत दिक्कत होती है। मेरा श्रम अगला सवाल शक्ति, मेरा अगला जी सवाल जी जी इसी इस पे है, इसलिए मैं जी, ये मजदूर मत बोलिएगा, क्योंकि बिहार के श्रम शक्ति को, मैन पावर को यूटिलाइज करके दुनिया बढ़ रही है। नॉट ओनली गुजरात, कहीं पे भी आप दिल्ली में भी जाएंगे
मैन पावर, इंजीनियर भी आपको बिहारी मिलेगा, काम करने वाला भी आपको बिहारी मिलेगा। तो इस वजह से अब बिहार वासियों को सोचने वाला समय आ गया है कि हम लोग ये सब राजनीति में, ये सब जात पात में, ये सब धर्म के भ्रम में जो ये लोग रख रखा है, वो सब से बाहर निकलना है। देखिए, एक एग्जांपल मैं बताया था कि राइफल लेके कैसे घूमते थे। उसके बाद आपका सुशासन बाबू का राज आया, तो पहले बिहार में ऐसा नहीं हुआ करता था कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, व्हाट वी से, फिर क्या, महादलित, हाँ, महादलित। दलित, महादलित, ये सब चालू हो गया। और तो और सुदीप जी, आपको एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ी बात और सबसे आश्चर्य वाला बात, जब मैं घूम रहा था चुनाव के दौरान, गलियों में या गांवों में बोर्ड लगाया रहता है, मलाह टोली, तिवारी टोली, तिवारी टोला, कुशवाहा टोला, राजपूत टोला। व्हाट इज दिस? ऐसा तो देश में कहीं नहीं है बिहार के अलावा। इस बात से मैं ये कह सकता हूँ, आप जो कर रहे हैं वही मानसिकता आ गई है प्रधानमंत्री जी को कि बंगाल, यूपी और बिहार को यहाँ का मैन पावर ही यूज करे, यहाँ का टैलेंट लेके जाए बाहर डेवलप करे, यहाँ पे कुछ नहीं करे। बट जो मेरा प्रदेश है, बिहार राज्य जो है, यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन जो है, जब ब्रिटिश आई, चाहे मुगल आए, चाहे डच आए, पोर्टुगीज आए, कोई भी जब भारत देश में एंटर किया था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए बिहार को ही इंपॉर्टेंस दिया था और बिहार में ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लेके आए थे। इंडिया का नंबर 1 वनस्पति बनाने वाला हिंदुस्तान यूनिलीवर का डालडा का सबसे बड़ा प्लांट हमारा बिहार में हुआ करता था। मरौरा में एक शुगर फैक्ट्री हुआ करती थी जो इंडिया का बेस्ट क्वालिटी शुगर बनाती थी और इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट, इवन एक समय में वो एशिया का बिगेस्ट शुगर फैक्ट्री हुआ करता था। आज कुछ भी नहीं है हमारे बिहार के अंदर। टेक्सटाइल डिवीजन, भागलपुर एरिया से आप उधर जाएंगे तो टेक्सटाइल में इतना बड़ा डेवलपमेंट थी, इतना बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, आज कुछ नहीं है। उसके बाद आप जूट इंडस्ट्रीज बिहार में बहुत सारे थे, आज एक भी नहीं है। इस तरह से बिहार को कोलैप्स कर दिया गया है। ये सब चीजों से बाहर निकलनी है। यही सब चीज के लिए कम से कम देखिए, आप शुरू किए तभी बोल दिए कि जनता ने नकार दिया आपको, एटलीस्ट मेरा आवाज तो उनका कानों में गूंजेगी, ये मेरा प्रयास है। जिस दिन कानों में 4 बार गूंजेगी और 10 बार वो लोग सोचेंगे कि हाँ, संजय सिंह का कहना है कि जब तक उद्योग नहीं तब तक रोजगार नहीं। मैं सरकार बनाने के लिए, ये लोग चुनाव के पहले आ जाते हैं, नीतीश कुमार जी कहीं स्टेटमेंट देते हैं, सॉरी तेजस्वी जी की हम 10 लाख नौकरियां दे देंगे, फिर आते हैं नीतीश कुमार जी, हम 19 लाख नौकरियां दे देंगे, 20 लाख नौकरियां दे देंगे। अरे भैया, कहाँ से लेके आओगे? आज तक तो आपके सरकार के अंडर में जो भी शासन प्रशासन है या डिपार्टमेंट्स है, उस डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज है उसको आप फुलफिल करिए ना, उसको ही आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, यहाँ का परिस्थिति इतना दयनीय है। मैं थोड़ा सा ये सब चीज क्लियरली बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि सबके कान में गूंजने चाहिए। उद्योग नहीं तब तक रोजगार नहीं। ये चीज सभी लोग जिस दिन समझेंगे उस दिन संजय सिंह को स्वीकार करेंगे। अब 25 पोस्ट का वैकेंसी निकली, 5,000 लोग टूट पड़े और वो भी कैंसिल हो गई। ऐसा परिस्थिति है यहाँ पे, बेरोजगारी का ऐसा परिस्थिति है। अब दूसरे तरफ आप देखेंगे, हॉस्पिटल्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई है, बिल्डिंग्स बन गए हैं, उसमें ना टेक्नीशियंस रहते हैं ना डॉक्टर्स रहते हैं। ये लोग अपॉइंट करने के लिए वैकेंसी निकालते हैं मगर कोई आता नहीं है। उसके लिए एक सिस्टम होता है, आप 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाइज दूसरे स्टेट से लेके आइए, चलाना सीखिए, चलाइए, ये बीच में एजुकेट करिए, यहाँ पे कॉलेजेस को, स्कूल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, उसके बाद यहाँ के बच्चे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए सुविधा दीजिए, उसके बाद आप यहाँ के बच्चे लोग को वैकेंसीज दीजिए। आज आप वैकेंसीज खोल के रख दिए, पॉपुलेशन आपका रोज का रोज बढ़ते जा रहा है, आज अराउंड 13 करोड़ का पॉपुलेशन हो गया है बिहार का। फिर आप क्या करेंगे? इतना बड़ा महामारी आ गई, इतना लापरवाही हो गई, इतने सारे डेथ हो गए कि नदियों में डेड बॉडी फेंका गया हमारे बिहार के अंदर में। ऐसे परिस्थिति कर दिया गया है। फिर भी जनता, क्या हो जाता है कि पब्लिक भी देखती है कि हमको इस नेता से क्या लाभ मिल रहा है, ये नहीं देख रहा है कि ये 5 साल के लिए मेरे को लाभ देगा।
मगर इसके बाद मेरा क्या होगा ये सोच नहीं बनती है। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। कल मैं किसी कार्यक्रम में गया था। मेरे टीम के एक व्यक्ति के दादाजी गुजर गए थे कुछ दिन पहले। कल श्राद्ध का कार्यक्रम था। वहां पे मेरा मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वो मेरे को बता रहे थे कि जानते हैं बाबू, 25 साल पहले हम बहुत एक्टिव थे, तो उस समय में अपना जवानी, एक नेता का नाम लिया XYZ, कि मेरा जवानी उसके पास खटा दिया। अब बुढ़ापा में मेरे को दिल्ली जाके घर चलाने के लिए कमाना पड़ रहा है। मैं बोला तब तब उस टाइम में आप कमाए थे? वो ना बाबू, वो टाइम में हमको रोज का खर्चा देते थे, वो ही हम बहुत बड़ा मान लिया करते थे। तो मैं यहाँ का युवा को और जनता को ये अभी भी बताना स्थिति चाहता हूँ। कमोबेश यही है हर जगह की पॉलिटिकल। जी जी, नहीं नहीं, हर जगह की बात एक अलग होती है, बिहार का बात अलग हो जाती है। क्योंकि हर जगह डेवलपमेंट थोड़ा बहुत कहीं ना कुछ इंडस्ट्रीज आती है, यहाँ पे वो सब नहीं होती है। ये दुख की बात है। मानता हूँ परसेंटेज वाइज सभी जगह 10% 15% वोटें बिकती है, लोगे बिकते हैं, और नजदीक के लोग के लिए काम होती है, ये सब होता है। मगर 60% 70% तक अच्छा वोटिंग, ट्रू वोटिंग होती है। मगर बिहार में इलेक्शन में भी मैं देख लिया 90% ट्रू वोटिंग नहीं होती है आज का डेट में भी। तो युवा को ही जागना पड़ेगा, युवा को ही समझना पड़ेगा। ये युवा, आज का युवा समझेगा तब जाके नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट डेकेड सुधरेगा। आज का युवा भी नहीं समझा तो जैसे पिछले पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जैसे दुख पाए हैं, वैसे ही अगला जनरेशन भी दुख पाएगा। जी बिहार को लेकर एक कॉमन सा परसेप्शन है कि यह मजदूरों का राज्य है। आपको कभी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा हो जब आपको इस बात से शर्मिंदगी हुई हो कि आप बिहार से हैं, इस बात को आपको छिपाना पड़ा हो, ऐसी कोई स्थिति? देखिए, मैं एक इस बात को जवाब दूसरे तरह से बताऊंगा। मेरा सोच अलग है। मैं तो कॉन्फिडेंशियली कहीं पे भी बात करता हूं तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। वहां पे भले से उन लोगों का सोचने का दिमाग में अलग पॉइंट आए, मगर मैं तो कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। बट बात ऐसी है कि आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग श्रम शक्ति है, मैन पावर है। आप मजदूर मत बोलिए, हमको पसंद नहीं है ये बात, और जी। हमको सुनना नहीं है, सुनना पसंद नहीं है। आपको ये वर्ड वापस लेना होगा। ये मैन अपलग। पावर, श्रम शक्ति, टैलेंट। आप कहीं पे भी बिल्डिंग बनते हुए देखिएगा दिल्ली जाके या गुजरात जाके, आप वहां पे प्लास्टर करने वाला भी बिहारी रहेगा और आपका इंजीनियर भी बिहारी मिलेगा आपको। जी सुदीप जी। उद्योग क्रांति आपका जो है लक्ष्य, वो कैसे पूरा होगा? उसके लिए कोई रोड मैप? जी, रोड मैप तो है। देखिए, आज आप देखिए, कभी भी इंसान, आपका फादर आपको पढ़ाई लिखाई में प्रोत्साहन किए, एंकरेज किए, या स्कूल भेजने के लिए जिद किए ताकि आप पढ़ाई लिखाई अच्छा करें और एक डिग्री हासिल करें, उसके बाद आप परिवार के लिए कुछ करें। वैसे ही, क्या था क्वेश्चन? उद्योग क्रांति कैसे कंप्लीट होगा? जो आपने लक्ष्य तय किया है उसको कैसे पूरा तो करेंगे? हाँ, कोई रोड मैप? जी जी, तो वैसे ही हम लोग भी पढ़ाई लिखाई किए हैं और उसके बाद कहीं काम किए हैं। छोटा मोटा काम से ही मेरा करियर चालू हुआ। मैं एक टर्मिनल असिस्टेंट का काम चालू किया एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स कंपनी में। उसके बाद मेरे में चाह था, या कहिए कि बिहारी होने के वजह से, कुछ ही सालों में मैं एक MNC कंपनी में जो लिस्टेड है BSC में, उसमें मैं कंट्री हेड बना या वाइस प्रेसिडेंट बना। तो इस तरह से मैं अपने जिंदगी में आगे बढ़ा। तो मैं 20 साल शुगर इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहा हूँ। 99 से लेके अभी तक करीब करीब 20+20+ ईयर्स हो गए हैं कृषि भवन में। या इवन शरद पवार जी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उनका जब पैनल बैठती थी डिस्कशंस के लिए, सभी कोने से सभी लोग को बुलाया जाता था, इस्मा से, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन से वगैरह से। तो मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, उनके साथ बैठा हूँ, और मैं जानता हूँ कि एक शुगर इंडस्ट्री लगाने से कितना फायदे होते हैं। और यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिहार में जो नेचुरल रिसोर्सेस है, वाटर लेवल्स है, वाटर रिसोर्सेस है, जो कि शुगर केन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बिहार में बहुत ज्यादा है।
और शुगर केन के लिए वाटर बहुत जरूरत है। आज आप महाराष्ट्र चले जाइए, कभी भी एक व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि आपको ही मैं उदाहरण बताता हूँ। आपके कक्षा में आप हैं सुदीप्त, आपके बगल में आपका कोई दोस्त रहेगा अंकुर। अगर अंकुर को कोई सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आता है तो आपका फादर आपको जरूर बोलेंगे आपको 80 आ रहा है तो अंकुर से कुछ सीख। इसी तरह आज बिहार में इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है, इंडस्ट्रीज नहीं बन पा रहे हैं। महाराष्ट्र सक्सेस है तो महाराष्ट्र को आप रोल मॉडल बनाइए ना। आज आप महाराष्ट्र के अंदर में जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, इवन मैं तो बोलूंगा हर तालुका में MIDC रख रखी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इंडस्ट्रीज डालने के लिए कुछ एरिया अलॉट करके छोड़ दिए। कुछ दिन पहले मैं अपने तरैया में भी उद्योग क्रांति का शुरुआत जिस दिन किया था अप्रैल 5 तारीख को, तो उस दिन कुछ कुछ कारण से बहुत लोग बाहर नहीं निकलते थे, आ नहीं पा रहे थे। तो जितना भी व्यक्ति आए 60-70 लोग, उसमें जब मैं ये सब चीज जिक्र किया तो उसमें से 3 से 4 लोग उठ के ये भी बोलने लगे कि अगर यहाँ पे रियली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बियाडा का या कुछ जमीन अलॉट हो जाती है या यहाँ पे वैसा इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर होता है तो हम लोग भी यहाँ पे कुछ कुछ इंडस्ट्रीज डालेंगे। अपना अपना सलाह मशवरा में वो लोग भी अपना इरादा बता रहे थे। तो ये बात ऐसी है कि उद्योग, फिर मैं वही बात पे आऊंगा, जब तक उद्योग नहीं तब तक रोजगार नहीं। तो इसलिए अब ये गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, हर तालुका में या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कॉरिडोर देना चाहिए, बियाडा को डेवलप करना चाहिए। और ज्यादा ये है कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको यूटिलाइज करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, एटलीस्ट स्टार्टअप के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज चालू करें, तब जाके बिहार का डेवलपमेंट होगा या बिहार का विकास होगा। जी आखिरी सवाल मेरा, इसको थोड़ा सा संक्षिप्त करिएगा क्योंकि समय का अभाव है। बिहार को मुख्य धारा में शामिल करना है, विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। समस्याएं गिनाते हैं लोग, समस्याओं पे बात होती है, सॉल्यूशंस पे बात नहीं होती। अगर संजय कुमार सिंह जी को जनता वोट देकर विधानसभा भेजती है तो संजय सिंह कैसे काम करेंगे, उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, इस पे बताइए। सुदीप जी, अगर आपका आपका बात अगर किसी दिन सही निकलता है तो मैं कह रहा हूँ इस बार तो मैं हारा हूँ। नवंबर 10 तारीख को रिजल्ट आया, नवंबर 11 तारीख से मैं काम करना चालू कर दिया हूँ। यहाँ पे जो चुन के आए विधायक उनसे मैं संपर्क करने का बहुत कोशिश किया, उनको चिट्ठी लिखा, उनको फोन किया कि यहाँ पे ये काम में आप करिए। फिर बियाडा में मैं बहुत कोशिश किया, इवन शुगर मिनिस्ट्री पटना में भी मैं जाके मिल के आया। इवन मैं दिल्ली गया, वहां पे भी कृषि भवन में चीफ डायरेक्टर शुगर वगैरह लोगों से मिल के आया। दिल्ली में मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, वो लोग अच्छा रिस्पॉन्ड किए कि यस बिहार के लिए कोई तो सोचने के लिए आया है। इस तरह मेरा यहाँ जो विधायक थे उनके यहाँ से तो मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिली रहा, वो रिस्पॉन्ड हुए नहीं। तो जिस दिन अगर मैं आता हूँ तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का काम करने का स्टाइल है, उनका रोल मॉडल लेके 300 दिन में काम कंप्लीट करने का मैं कोशिश करूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा। जी सुदीप जी। जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे दर्शकों को अपनी विजन्स बताए, बिहार के मुद्दों पे भी हमने बात की। तो हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी थे, प्रदेश सचिव हैं जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के। हम आगे भी ऐसे कई महत्वपूर्ण शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए द लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।